तानाशाही के आखिरी दिन एक जैसे होते हैं। तानाशाह पागलपन में अपने करीबी लोगों के खिलाफ हो जाता है। तानाशाह सत्ता बचाने के लिए हर कोशिश करता है, तब भरोसेमंद सलाहकार भी दुश्मन बन सकते हैं। पुतिन इस समय एक तानाशाह की आखिरी छटपटाहट में है। पुतिन असफलताएं छुपाने के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को हटा रहे हैं, जिससे मंत्रालय बिखर रहा है। रूस के राष्ट्रपति अपनी ही सेना के साथ एक भयावह काम कर रहे हैं। 26 साल का शासन ताश की तरह बिखर रहा है। 10 अप्रैल को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि रूस के पूर्व उप रक्षा मंत्री पावेल पोपोव को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद 19 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। एक सैन्य अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पोपोव, जिन्होंने नवंबर 2013 से जून 2024 तक अपनी भूमिका निभाई थी, को रूस द्वारा अपनी पूरी सेना में बदलाव के दावे के तहत गिरफ्तार किया गया था। धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध हथियार रखने, रिश्वतखोरी और सत्ता दुरुपयोग के आरोप पावेल पोपोव पर लगे थे, जिसका निर्णायक मोड़ पोपोव की साजिश के उजागर होने से आया। रूस के पैट्रियट पार्क के विकास की राशि निजी एस्टेट के लिए इस्तेमाल करने की साजिश थी। तो इसमें खास क्या है, आप सोच रहे होंगे। रूस ने एक भ्रष्ट अधिकारी को हटा दिया। वैसे भी वहां ऐसे बहुत लोग हैं। इसका मतलब बस इतना ही है कि पुतिन ने किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता से हटा दिया जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। ऊपर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन पोपोव की कैद के पीछे की सच्चाई काफी जटिल है। पोपोव रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मजबूत सहयोगी थे और उनकी कैद कोई अलग थलग घटना नहीं है। पिछले वर्षों में पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्रालय में गाज गिराई और कई आपराधिक जांचें शुरू की, ताकि यूक्रेन के खिलाफ जंग की योजना बनाने वालों को हटाया जा सके। पुतिन रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी FSB का इस्तेमाल रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं, उन किसी भी आरोपों पर जिन पर उन्हें लगता है कि कार्रवाई की जा सकती है। इसे भ्रष्टाचार विरोधी कदम बताया जा रहा है, लेकिन असल में यह संदेहग्रस्त पुतिन की उस हर व्यक्ति को हटाने की कोशिश है जिसके बारे में उसे लगता है कि वह उसे उस विनाशकारी रूप से विफल सैन्य नेता के रूप में बेनकाब कर सकता है जो वह वास्तव में है। यह सब 12 मई 2024 से शुरू हुआ, जब पुतिन ने शोइगु को रक्षा मंत्री पद से हटाने का फैसला किया। शोइगु पुतिन की गाज से बाद में आने वालों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से बच निकले। उन्हें रूस की सुरक्षा परिषद का प्रमुख बनाया गया, लेकिन जैसे ही पूर्व रक्षा मंत्री को हटाया गया, उनके अधीन काम करने वाले लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि पूरे मंत्रालय को पुतिन के आदेश पर भंग कर दिया गया। अब गिलोटीन पर यूरी कुज़नेत्सोव की बारी थी। शोइगु के हटने के 2 दिन बाद ही रूसी रक्षा मंत्रालय के मुख्य कार्मिक निदेशालय के प्रमुख कुज़नेत्सोव को भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप यह था कि उनके घर की तलाशी के दौरान $1 मिलियन नकद और अन्य कीमती सामान बरामद हुए, जिसे रूसी अधिकारियों ने एक रिश्वत बताया, जो कुज़नेत्सोव को किसी व्यावसायिक संस्था से किसी अनिर्दिष्ट एहसान के बदले मिली थी, जैसा कि जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने गिरफ्तारी के दिन सोशल मीडिया पर कहा। यह बयान जितना अस्पष्ट हो सकता है उतना ही है, और वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में लेने की कार्रवाई पुतिन ने बार बार दोहराई, हर बार किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाते हुए जो शोइगु के करीबी दायरे का हिस्सा था। हमें अभी भी नहीं पता कि कुज़नेत्सोव के साथ क्या हुआ। उनकी कैद की कोई घोषणा नहीं हुई है। पूर्व शोइगु सहयोगी के बारे में अटकलें जोरों पर हो सकती है, लेकिन यह ज्यादा समय नहीं लगेगा जब पुतिन की गाज फिर गिरेगी। इस बार ये वादिम शिमारिन की गर्दन पर गिरी, जो रक्षा मंत्रालय के संचार निदेशालय के प्रमुख थे। हम फिर वही कहानी देखते हैं। रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि शिमारिन ने 2019-2023 के बीच लगभग $4,50,000 की रिश्वतें एक संचार उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री से ली थीं। आरोप था कि रिश्वतों की वजह से फैक्ट्री को बड़े सरकारी ठेके मिले। इस बार पुतिन के करीबी लोगों ने कदम उठाया। शिमारिन को अप्रैल 2025 में 7 साल की जेल हुई, लेकिन उससे बहुत पहले ही रक्षा मंत्रालय में एक के बाद एक और लोग फंस रहे थे। अगला नाम था दिमित्री बुल्गारकोव का। सितंबर 2022 में रूस के पूर्व उप रक्षा मंत्री दिमित्री बुल्गारकोव को पद से हटा दिया गया था। पुतिन इस मंत्री पर पहले से नजर रखे थे, पर जुलाई 2024 तक वह उसे पकड़ नहीं पाया। इसी समय बुल्गारकोव, जिन्होंने 15 साल रूसी सैन्य रसद देखी थी, औपचारिक रूप से गिरफ्तार हुए। अस्पष्ट
भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बुल्गारकोव को रूस की लेफोतोवो जेल में मुकदमे के इंतजार में भेजा गया। उस व्यक्ति के बारे में तब से ज्यादा कुछ नहीं सुना गया है। बुल्गारकोव रूसी लॉजिस्टिक्स के प्रभारी थे जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, और माना जाता है कि उनकी गिरफ्तारी रूस की उस असफलता की सजा थी जहां पुतिन को लगा था कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान आसान जीत साबित होगा। लेकिन हमें वास्तव में पता नहीं है। कुज़नेत्सोव की तरह रूस ने बुल्गारकोव की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ क्या हुआ इस बारे में कुछ नहीं बताया है। अब तक एक तस्वीर उभरने लगी है। रूस की सेना द्वारा कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन को नष्ट करने में असफल रहने के बाद, जैसा कि पुतिन ने शुरू में सोचा था, रूस के सनकी नेता ने अपने ही तंत्र के भीतर देखने लगा। आक्रमण विफल क्यों हुआ और यह बहुवर्षीय संघर्ष कैसे बना? जवाब ढूंढने की बजाय पुतिन ने जिन लोगों को नाकामी का जिम्मेदार माना, उन्हें हटाने की मांग की और उन पर अक्सर अस्पष्ट भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये सभी कभी पसंदीदा रहे शोइगु के सहयोगी थे। आगे भी ऐसे कई होंगे। यूरी सादोवेंको रूस के एक अन्य उप रक्षा मंत्री थे जिन्हें 20 मई 2024 को पद से हटा दिया गया, ठीक कुछ दिन बाद जब शोइगु को रक्षा मंत्रालय से हटाया गया था। कुछ समय तक लगा सादोवेंको की कहानी खत्म हो गई, लेकिन अपने कई हमवतनों के विपरीत उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार नहीं किया गया। सादोवेंको तब तक गुमनाम रहे जब तक दिसंबर 2025 में पूर्व उप रक्षा मंत्री की खबर आई। सादोवेंको की 57 साल की उम्र में कथित हृदय रोग से मौत हो गई थी। यूएनएन के मुताबिक सादोवेंको 1994 से शोइगु की टीम में हैं और उनके साथ रूसी सरकार में ऊंचे पदों तक पहुंचे। बर्खास्तगी के वक्त उन्होंने 11 साल शोइगु के डिप्टी रहकर सेवा की थी और पुतिन से फॉर मैरिट टू द फादरलैंड डिग्री समेत सराहना पाई थी। ये एक रूसी हीरो का दुखद अंत हो सकता था या अचानक रूसी मृत्यु सिंड्रोम का मामला जिसमें शोइगु के एक और सहयोगी शिकार बने। सादोवेंको की मौत क्रिसमस के दिन ऐसी बीमारी से हुई जिसके बारे में लगता है किसी को भी पता नहीं था कि उन्हें ये बीमारी थी। ये चौंकाने वाला था और कई पूर्व रक्षा मंत्रालय अधिकारियों की तरह जिन्हें पुतिन ने गिरफ्तार कराया है, सादोवेंको की मृत्यु के बाद उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। उनके साथ जो हुआ वह शुरुआती रिपोर्टों के अलावा रहस्य बना हुआ है। ये संयोग नहीं लगता कि शोइगु के करीबी की मौत उसी वक्त हुई जब कई अन्य पूर्व सहयोगी गिरफ्तार हो रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मौत पुतिन के उस पैटर्न में फिट होती है जिसमें वह अपने पूर्व रक्षा मंत्री के अधीन अधिकारियों से छुटकारा पा रहे हैं। शायद इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। हम जल्द ही इस बात पर आएंगे कि वह वजह क्या हो सकती है। सादोवेंको को हटाए जाने और पोपोव को जेल में डालने के बीच कई और लोग पुतिन की कुल्हाड़ी का शिकार हो चुके हैं। व्लादिमीर शोस्तेरोव, जो रूसी रक्षा मंत्रालय के मुख्य नवाचार निदेशालय के प्रमुख थे, को जुलाई 2025 में धोखाधड़ी और गबन के आरोप में 6 साल जेल हुई। कुछ हफ्ते पहले तिमूर इवानोव, जो उप रक्षा मंत्री थे और सादोवेंको से पदभार लेकर 1 महीने में बर्खास्त हुए, जेल पहुंच गए। उन्हें फिर रिश्वतखोरी और गबन में 13 साल की सजा मिली। उनके बाद उप रक्षा मंत्री के पद पर और फिर जेल में भी रुसलान साखिलोव आए। 5 मार्च 2026 को तसाकालोव पर आरोप लगाया गया। अंदाज़ा लगाइए क्या, गबन का और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक अच्छा खासा अतिरिक्त आरोप। पिछले 2 सालों में रूस के रक्षा मंत्रालय में वही कहानी कई बार देखी है। पोपोव शोइगु के सहयोगियों की लंबी कतार में सबसे नया नाम है जो खुद को पुतिन के निशाने पर पाते हैं। कम से कम हमें पता है उनके साथ क्या हुआ। अन्य 7 मंत्रियों में से 2 जिन्हें पुतिन ने या तो गिरफ्तार कराया या शायद अचानक रूसी मौत सिंड्रोम की खुराक दे दी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक सवाल है कि ये सब क्यों हुआ, इसके 2 संभावित कारण हैं। एक कारण भ्रष्टाचार है जिसका पुतिन दावा करते हैं। संभव है कि रूस के नेता ने जानबूझकर उस सरकारी संस्था में अराजकता फैलाई क्योंकि वे रूस से चोरी करने वाले अधिकारियों को हटाना चाहते थे, जबकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान इस संस्था का यथासंभव स्थिर रहना जरूरी था। लेकिन शायद इसके पीछे एक और वजह भी हो सकती है और वो वजह इन गिरफ्तारियों की इस लहर को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देती है। आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो, जहां हम सुर्खियों के पीछे की कहानियां लाते हैं, और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आइए उस भ्रष्टाचार के पहलू से शुरू करें जिसे पुतिन और एफएसबी ने इन गिरफ्तारियों के लिए अपनाया है। जॉन हार्डी,
फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में रूस कार्यक्रम के डिप्टी डायरेक्टर के अनुसार शोइगु के सहयोगियों को निशाना बनाने का रण का संबंध बताए गए भ्रष्टाचार से कम और अंतर सेवा प्रतिद्वंदिता से ज्यादा है। शोइगु ने रक्षा उद्योग की आलोचना की कि वह सेना को पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहा। हार्डी बताते हैं, वे कहते हैं, आक्रमण के शुरुआती चरण की विफलता की बड़ी जिम्मेदारी एफएसबी पर थी, लेकिन वह जाहिर तौर पर दोष दूसरों पर डालने में कामयाब रही। ये एक एजेंसी द्वारा दूसरी को खत्म करने का मामला हो सकता है, इससे पहले कि दूसरी उसे खत्म करे। एफएसबी, जो पुतिन को खुश रखना चाहता है, ने सेना में भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी ली है। अधिकतर आरोपी पूर्व रक्षा मंत्रालय के हैं, जो सर्गेई शोइगु के करीबी थे। पुतिन के पूर्व रक्षा मंत्री को ऐसी चालों में हराया गया जो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी लगती है। पुतिन के लिए ये सब सुविधाजनक था, आखिर वो रूस के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन पर हमले के मुखिया पुतिन पर दबाव तब बढ़ा जब उन्होंने रक्षा मंत्रालय की सफाई शुरू की, जबकि युद्ध 2 साल से ज्यादा चल चुका था। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा न कर पाने के लिए विशेष सैन्य अभियान की विफलता से नाराज हुए होंगे, लेकिन वह इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ रहे होंगे कि उस अभियान की विफलता पर रूस के अंदर गुस्से की लहर बन रही है। इस बिंदु पर क्रेमलिन को पहले ही एक अलोकप्रिय आंशिक लामबंदी के लिए मजबूर होना पड़ा था और रूसी सेना हजारों हताहतों का सामना कर रही थी, जो कभी नहीं होने चाहिए थे। पुतिन के लिए यह दोष दूसरे पर डालने का तरीका है, जैसे एफएसबी ने रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाते वक्त किया था। वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने से पुतिन यह दिखाते हैं कि वह यूक्रेन में रूस की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं। रूस में नागरिकों और सेना की निराशा दूर होती है, क्योंकि पुतिन दिखा सकते हैं कि असफलता के जिम्मेदारों को हटाया गया है। अब रूस जीत की ओर बढ़ सकता है। ये जनवाद का सबसे घटिया रूप है, क्योंकि पुतिन किसी को भी बलि का बकरा बना सकते हैं जब तक उन पर ध्यान न जाए। ऐसी सफाई से रूस के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच जो अतिरिक्त डर पैदा होता है, वह बस एक बोनस है, क्योंकि पुतिन यह संदेश देने में सफल होते हैं कि जो भी उन्हें निराश करेगा उसे शायद झूठे आरोपों में रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि पुतिन के बलि के बकरों पर भ्रष्टाचार के आरोप शुरू से ही गढ़े गए हैं। जैसा कि सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस या सीपा ने बताया है, पुतिन का रूस ठीक उसी सोवियत व्यवस्था की तरह जिसने उन्हें जन्म दिया, एक ऐसे सिस्टम पर बना है जो आंतरिक सर्कल को जितना संभव हो उतना पैसा हड़पने की अनुमति देता है। ये एक वफादारी सुनिश्चित करने की रणनीति है। पुतिन लोगों को अमीर बनाते हैं ताकि वे वही करें जो वह उन्हें करने के लिए कहते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय को तोड़ने से बस यही दिखता है कि वफादारी दोनों तरफ से नहीं होती। अगर पुतिन तय कर ले कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो, तो वह ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उसी रस्सी के साथ पकड़े जाएं जो उन्होंने ही आपको थमाई थी। फिर आप फांसी पर चढ़ते हैं और पुतिन अपनी भ्रमित दुनिया में रहते हैं, जहां यूक्रेन में रूस की असफलताएं उनकी गलती नहीं मानी जाती। यही तार्किक व्याख्या है। पुतिन ने उसी भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया जिसे वे खुद बढ़ावा देते हैं, ताकि अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल सके। हालांकि हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रक्षा मंत्रालय की सफाई का फोकस उन अधिकारियों पर था जो पूर्व रक्षा मंत्री शोइगु के सहयोगी थे, और खुद शोइगु को भी उस मंत्रालय से हटा दिया गया है जिसे वे वर्षों से चला रहे थे। शायद ये सब संयोग नहीं है। संभव है कि इसके पीछे कोई गहरी वजह हो, जिसके चलते पुतिन ने उन्हीं मंत्रियों को निशाना बनाया है जिन्हें अब गिरफ्तार किया जा रहा है या जिनकी मौत हृदय विफलता से हो रही है। शोइगु, जो पहले पुतिन के सहयोगी थे, अब शायद नहीं है। और पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ भी हमने देखा है, वह पुतिन का तरीका हो सकता है, उस व्यक्ति के समर्थन आधार को कमजोर करने का जो उनकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। चर्चाएं हैं कि शोइगु जून 2022 से पुतिन के खिलाफ होने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व CIA अधिकारी डेनियल होपमैन ने कहा था कि पुतिन को अपने कुछ शीर्ष सहयोगियों से खतरा हो सकता है जो यूक्रेन पर आक्रमण के फैसले से खिन्न थे और इस बात से नाराज थे कि उसकी विफलता का दोष उन पर मढ़ा जा रहा था। होफमैन ने कहा कि पुतिन के 3 करीबी उनके लिए खतरा बन सकते हैं: क्रेमलिन सुरक्षा परिषद प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव, संघीय सुरक्षा सेवा प्रमुख अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव और सर्गेई शोइगु।
हॉफमैन द्वारा नामित पहले 2 लोग अभी भी पुतिन की नजरों में अच्छे बने हुए हैं, कम से कम फिलहाल के लिए। लेकिन शोइगु को अपने रक्षा मंत्री पद से हटने के लिए मजबूर किया गया है और उन्होंने देखा है कि उनके डिप्टी और सहयोगियों को एक एक करके हटाया जा रहा है। शायद हॉफमैन सही थे। आखिरकार 10 मार्च को यह अटकलें सामने आई कि उस समय रूस में जो अफरा तफरी मची थी उसका कुछ लेना देना शोइगु से था। क्रेमलिन से जुड़े VCHK OGPU टेलीग्राम चैनल के अनुसार मार्च की शुरुआत में मॉस्को में इंटरनेट बंदी और पाबंदियां संयोग नहीं थीं। इनका संबंध कई प्रमुख कानून प्रवर्तन व सैन्य ठिकानों से था और ये शोइगु के कई सहयोगियों की हिरासत के दौरान हुई। टेलीग्राम चैनल ने एक अनाम स्रोत का हवाला दिया जिसने कहा कि इंटरनेट बंदी का अंत उसी समय हुआ जब रुस्लान सखालोव की गिरफ्तारी हुई, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। स्रोत के अनुसार सखालोव के बाद अगला निशाना सिर्फ शोइगु ही हो सकते हैं और उनके पास सत्ता के ऊपरी हलकों, विशेष सेवाओं और रक्षा मंत्रालय में अब भी पर्याप्त प्रभाव है। मार्च में अव्यवस्था उसी समय हो रही थी जब चर्चा थी कि शोइगु रूस में तख्ता पलट की योजना बना रहे थे। ये स्पष्ट नहीं है कि उन अफवाहों में कोई ठोस सच्चाई है या नहीं। जहां तक शोइगु की बात है, हो सकता है कि उनके पास अभी भी इतनी ताकत बची हो कि वे खुद को मुसीबत से बचा सके, लेकिन पुतिन द्वारा दिए गए हर गिरफ्तारी के आदेश के साथ उनकी ताकत कम होती जा रही है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे लोग जिन्होंने शोइगु का समर्थन किया और रूसी रक्षा मंत्रालय में उनके पूरे कार्यकाल में उनका साथ दिया, वे अब एक एक करके किनारे किए जा रहे हैं। जल्द ही शोइगु अकेले रह जाएंगे। तब पता चलेगा कि पुतिन शोइगु की सुरक्षा के लिए उनके अधीनस्थों को हटा रहे थे या शोइगु को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाने के लिए नींव हटा रहे थे। शोइगु द्वारा तख्तापलट की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन पुतिन ऐसे बर्ताव कर रहे हैं मानो उन्हें हटाने की कोशिश हो रही हो। यही वो वहम है जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। एक तानाशाह जिसने अपने चारों ओर भ्रष्टाचार और झूठे गठबंधनों की जटिल व्यवस्था बनाने में इतना समय लगा दिया, अब देख रहा है कि उसने जो कुछ भी बनाया था वह बिखर रहा है और ये सब यूक्रेन में उसकी विफलताओं के कारण हो रहा है। विडंबना यह है कि रूस रक्षा मंत्रालय की सफाई शायद पुतिन के इरादों के खिलाफ जा रही है। रूस का नेता डर पैदा करना चाहता है। वह चाहता है कि रूस के अभिजात वर्ग जो वहां इसलिए है क्योंकि पुतिन उन्हें वहां रहने देते हैं, यह जान ले कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की बेवफाई दिखाई तो पुतिन उनके खिलाफ आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुतिन और ज्यादा संदेहग्रस्त होते जा रहे हैं, तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वे अभिजात वर्ग जिन्हें पुतिन से डरना चाहिए उसकी जगह उस पर नाराजगी महसूस करने लगते हैं। तनाव बढ़ता है और वही साजिशें बनती हैं जिन्हें पुतिन रोकना चाहते हैं। आखिरकार शोइगु दशकों से पुतिन के सहयोगी हैं। अगर उन्हें और उनके लोगों को निशाना बनाया जा सकता है तो पुतिन की सनक से कोई भी सुरक्षित नहीं। हम देख चुके हैं कि पुतिन कुछ एजेंसियों को तरजीह दे रहे हैं। FSB अब उनकी निजी पुलिस बन गई है क्योंकि वह शोइगु के रक्षा मंत्रालय के नेटवर्क को तोड़ रहे हैं। फिर से इससे सिर्फ और ज्यादा नाराजगी और डर पैदा होगा। पुतिन डर चाहते हैं लेकिन उन्हें नाराजगी से बचना चाहिए। जिन पदों को जबरन खाली करवाया गया है वहां दूसरे पिट्ठुओं को बैठा देंगे, लेकिन सब जानते हैं वे कैसे पहुंचे हैं और एक गलती उनकी तबाही ला सकती है। उन्हें शायद कोई गलत कदम ही ना उठाना पड़े। पुतिन को बस अपनी नाकामियों के लिए किसी और को दोषी ठहराने की जरूरत हो सकती है और वही किसी और सफाई के लिए काफी होगा। फरवरी के एक लेख में सिपा कहते हैं कि पुतिन जिन एजेंसियों का समर्थन करते हैं उन्होंने और आक्रामक बना दिया है, जबकि वो उन एजेंसियों को खत्म कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन युद्ध को उसके पक्ष में मोड़ने की उम्मीद की जाती है। इसने पुतिन की मानसिकता की भी झलक दी है। जैसा कि इसमें कहा गया है, पुतिन और उनके जासूस यह बहुत ही भयावह धारणा साझा करते हैं कि अगर युद्ध हार गया तो राज्य, देश और खुद एजेंसियों का पतन हो जाएगा। मार्च के अंत में पुतिन सिर्फ अधिकारियों ही नहीं, रूस पर भी सख्ती कर रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट को कई दिनों तक ब्लॉक किया जा रहा है। पुतिन ने टेलीग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाई ताकि आम रूसियों को क्रेमलिन द्वारा स्वीकृत और निगरानी किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप्स पर लाया जा सके। अब पुतिन की सनक की कोई सीमा नहीं रही। पहले रक्षा मंत्रालय निशाने पर था, अब आम रूसियों की बारी है। क्रेमलिन दावा करता है कि वह भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है, लेकिन तानाशाह अपने अंतिम दिनों में हर जगह दुश्मन देखता है। अगर पुतिन शोइगु के सहयोगियों की सफाई और रूस में सख्ती सिर्फ अपने लिए समय खरीदने व यूक्रेन पर हमले की नाकामी का बहाना ढूंढने के लिए कर रहे हैं तो शायद वे अपनी ही सेना को कमजोर कर रहे हैं। आखिरकार कोई बहाना बाकी नहीं बचेगा। आगे पुतिन के साथ क्या होगा देखना बाकी है।
शायद उनके पतन से पहले एक और सफाई हो। इस वक्त क्रेमलिन में कुछ लोग इतने बहादुर हैं कि वे पुतिन से कह सके कि यूक्रेन युद्ध में रूस की डगमगाती स्थिति अब गंभीर हो गई है। पुतिन का इनकार अब भी कायम है, लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन लगातार जीत हासिल कर रहा है, ये कब तक चल सकता है? हम इस सवाल की पड़ताल अपने वीडियो में करते हैं, तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपलोड्स मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।